नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड के दौरे पर रहेंगे। पीएम झारखंड में 35,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। अपनी झारखंड यात्रा में पीएम मोदी देश की सबसे पुरानी उर्वरक नगरी सिंदरी में 8,939 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित नए उर्वरक कारखाने का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री रेलवे से जुड़ी कई परियोजनाओं की भी आधारशिला और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री देवघर से गोड्डा को जोड़ने वाली मोहनपुर हंसडीहा नई रेल लाइन का उद्घाटन भी करेंगे। रेलवे के अनुसार 753.48 करोड़ की लागत से मोहनपुर हंसडीहा रेल लाइन का निर्माण हुआ है। इसकी लंबाई 38.110 किलोमीटर है। इस नई रेल लाइन पर पहली बार चलने वाली देवघर डिब्रूगढ़ ट्रेन को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री धनबाद में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। झारखंड की इस यात्रा में प्रधानमंत्री 15 से अधिक योजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। खासकर सिंदरी शहर एक बार फिर औद्योगिक शहर के रूप में विकसित हो पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के बाद आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री आज हुगली के आरामबाग में 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में रेल, बंदरगाह, तेल पाइपलाइन, एलपीजी आपूर्ति और अपशिष्ट जल उपचार जैसे क्षेत्रों से संबंधित कई विकासात्मक परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री लगभग 2,790 करोड़ रुपए की लागत से विकसित इंडियन ऑयल की 518 किलोमीटर लंबी हल्दिया बरौनी कच्चे तेल पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित और आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी करीब 2,680 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण रेल परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री खड़गपुर के विद्यासागर औद्योगिक पार्क में 120 TMTPA की क्षमता वाले इंडियन ऑयल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम पश्चिम बंगाल में अपशिष्ट जल उपचार और सीवरेज से संबंधित 3 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल देर रात तक दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में चली। बैठक में कई राज्यों में लोकसभा उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, तेलंगाना, केरल, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात की लोकसभा सीटों पर विस्तार से चर्चा की गई। पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के कोर ग्रुप के नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। माना जा रहा है कि भाजपा लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची जल्द जारी कर सकती है। गौरतलब है कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव में खुद के लिए 370 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है, जबकि एनडीए के लिए 400 पार का लक्ष्य रखा गया है। पहली सूची में कई बड़े नेताओं की उम्मीदवारी का ऐलान किया जा सकता है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में अपना दल आरएलडी सुभाषमा यानी सहयोगी दलों के लिए सीट छोड़ी गई है। भाजपा यूपी में 80 में से 74 सीट पर खुद चुनाव लड़ सकती है। बाकी बची सीट पर सहयोगी दलों के उम्मीदवार उतारे जा सकते हैं, जबकि असम में पार्टी ने असम गण परिषद के लिए 2 सीट सहित कुल 3 सीट सहयोगी दलों के लिए छोड़ी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ओडिशा दौरे का आज तीसरा दिन है। राष्ट्रपति आज भंज बिहार में ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय के 25वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति कटक में ब्रह्मा कुमारी ओडिशा के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति आज भुवनेश्वर के राजभवन में ओडिशा सरकार द्वारा पेश की जाने वाली पीएम जनमन की प्रस्तुति देखेंगी। भारत दौरे पर आए माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पोस्ट में कहा कि सचमुच में एक यादगार मुलाकात। उन क्षेत्रों पर चर्चा करने में हमेशा खुशी होती है जो हमारे ग्रह को बेहतर बनाएंगे और दुनिया भर में लाखों लोगों को सशक्त बनाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में शहरी सहकारी बैंकों के प्रमुख संगठन राष्ट्रीय सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड का शुभारंभ करेंगे।
आत्मनिर्भर भारत के लिए सहकार से समृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करने में विशेष संगठन की स्थापना एक प्रमुख उपलब्धि है। इस पहल का उद्देश्य शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक और मजबूत बनाना है। इससे बैंकों और उनके ग्राहकों को लाभ होगा। ये संगठन सहकारी बैंकों के लिए विशेष कार्य और सेवाएं प्रदान करेगा। यह बैंकों और नियामकों के बीच संचार की सुविधा और शहरी सहकारी बैंकों की चुनौतियों का समाधान भी करेगा। निर्वाचन आयोग की पूरी टीम 3 दिवसीय दौरे पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने अफसरों से चुनावी तैयारियों पर चर्चा की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने प्रदेश में लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने और आचार संहिता लगने पर उसका सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। सीईसी ने युवाओं और महिलाओं का मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने मतदान केंद्रों पर पानी, पंखा, बिजली, छाया सहित अन्य व्यवस्थाएं करने के निर्देश देते हुए कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए हर संभव कदम उठाए जाने चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर यूपी को अर्धसैनिक बलों की 100 कंपनियां पहले चरण में आवंटित की गई हैं। ये कंपनियां 5 मार्च तक यूपी पहुंच जाएंगी। भारत ने फिलिस्तीन की ताजा स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। भारत ने कहा कि लोगों को राहत पहुंचाने के लिए एक स्थायी मानवीय गलियारे की तत्काल आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 55वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि अरिंदम बागची ने कहा कि भारत अपनी ओर से द्विपक्षीय विकास साझेदार के माध्यम से फिलिस्तीनी लोगों का समर्थन करना जारी रखेगा। अरिंदम बागची ने कहा कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का द्विराष्ट्र सिद्धांत पर आधारित समाधान पहले से कहीं अधिक जरूरी हो गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमृतकाल के दौरान मजबूत राष्ट्रीय ताकत बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है ताकि विकसित अर्थव्यवस्था और एक अग्रणी शक्ति की ओर परिवर्तन को आगे बढ़ाया जा सके। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2024 के उद्घाटन सत्र को वर्चुअली संबोधित करते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने अधिक सुरक्षित, संरक्षित और सहयोगात्मक विश्व बनाने के लिए ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए कौशल आधार के बड़े पैमाने पर उन्नयन और ऐसे माहौल की जरूरत है जो स्टार्टअप और प्रतिभा को बढ़ावा दे। उन्होंने कहा कि इसके लिए मजबूत विनिर्माण की भी जरूरत है जो प्रौद्योगिकी विकास के लिए आधार मुहैया करा सके। सीमित संख्या में आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता, प्रौद्योगिकी की चुनौतियों और बाजार के प्रभुत्व के खतरों को चिन्हित करते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने जोर देकर कहा कि देश के लक्ष्य और महत्वाकांक्षाएं दूसरों की सद्भावना से निर्धारित नहीं की जा सकती। संदेशखाली कांड के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी और उसे 10 दिन के पुलिस हिरासत में भेजे जाने के बाद पीड़ित महिलाओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। महिलाओं ने कहा कि वो शाहजहां और उसके अन्य साथियों उत्तम हाजरा, शिबू सरदार की दहशत पिछले कई वर्षों से जारी थी। उनके अत्याचार और भय के चलते महिलाएं रात रात सो नहीं पाती थीं। उन्होंने कहा कि अब वो बिना भय के चैन की नींद सो पाएंगी। उन्होंने साथ ही कहा कि अभी उनकी खुशी अधूरी है, फांसी से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। शाहजहां शेख के साथियों पर तो दुष्कर्म की धाराएं पुलिस ने बढ़ा दी थी, लेकिन महिलाओं के आरोप के बावजूद शेख पर दुष्कर्म की धारा नहीं बढ़ाई गई है। पुलिस का कहना है कि शेख को राशन घोटाला मामले में उसके घर पर छापे के दौरान 5 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमले के संबंध में नजात पुलिस स्टेशन में दर्ज 2 मामलों में गिरफ्तार किया गया है। वहीं भाजपा ने कहा कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन उस पर महिलाओं के आरोपों के अनुसार दुष्कर्म की धारा नहीं लगाई गई है। यदि उसकी गिरफ्तारी ईडी पर हमले में की गई है तो बंगाल सरकार उसे ईडी को क्यों नहीं सौंप रही। मुरादाबाद के एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने बताया कि मुगलपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गैंगस्टर अधिनियम के तहत वसीम और उसकी पत्नी की 1 करोड़ 33 लाख कीमत की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति जब्त की गई है। सेमीकंडक्टर इकाइयों को कैबिनेट की मंजूरी के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने कार्यालय में व्हाइट बोर्ड पर भारत के सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के बारे में बताया। यूपी में आज से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होगी। इस बार योगी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, जो पिछले साल से 150 रुपए ज्यादा है। गेहूं की खरीद के लिए किसानों को सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश भर में 6500 क्रय केंद्र स्थापित कर गेहूं खरीद की योजना तैयार की गई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर कहा कि प्रिय अन्नदाता किसान बंधुओं, उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024-25 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,275 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गेहूं का मूल्य भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से 48 घंटे के अंदर सीधे आप लोगों के आधार लिंक खाते में करने की व्यवस्था की गई है। मुझे प्रसन्नता है कि बटाईदार किसान भी इस वर्ष पंजीकरण कराकर अपने गेहूं की बिक्री कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 मार्च से 15 जून 2024 तक गेहूं खरीद के दौरान आप लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, यह हमारी प्राथमिक वरीयता है। आप सभी की समृद्धि और खुशहाली डबल इंजन सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें आज से 25 रुपए बढ़ गई हैं। दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की खुदरा कीमत अब 1795 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे। मैं आईटी प्रोफेशनल, मुझे मार्केट और इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा नहीं पता था। सो एनपीएस के प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट के थ्रू अब ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग बढ़िया चल रही है। मैं जितनी आसानी से इतने सारे एप्स यूज करता हूँ, बस उतना ही इजी और एक्सेसिबल है ऐप के थ्रू मेरा एनपीएस अकाउंट। रिटर्न्स, इन्वेस्टमेंट, सब चीजों का ट्रैक रखना बिल्कुल आसान है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था की तारीफ की है। एक इंटरव्यू में बिल गेट्स ने कहा कि आज भारत की ताकत, आर्थिक विकास, नवाचार बेहद रोमांचक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बिल पेमेंट की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, भागीदारी बढ़ाने और ग्राहक सुरक्षा तय करने के लिए रिवाइज मानदंड जारी किए हैं। ये निर्देश 1 अप्रैल 2024 से लागू होंगे। व्हीलचेयर नहीं मिलने के बाद 80 वर्ष के बुजुर्ग की मौत के मामले में डीजीसीए ने कड़ा रुख अपनाते हुए एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली का फायदा मिलेगा। इस स्कीम पर सरकार 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करेगी। इसका मकसद हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली की पेशकश करके 1 करोड़ घरों को रोशन करना है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फास्टैग केवाईसी को अपडेट करने की डेडलाइन 31 मार्च तक बढ़ा दी है। पहले इस काम के लिए 29 फरवरी अंतिम तारीख थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 मार्च किया गया। वित्त वर्ष 2023-24 के अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ बढ़कर 8.4% पर पहुंच गई है। टाटा ग्रुप की 2 कंपनियां टाटा इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड और टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड गुजरात और असम में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने वेदांत समूह द्वारा तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में तांबा गलाने वाला अपना संयंत्र फिर से खोलने की याचिका गंभीर और बार-बार उल्लंघन का हवाला देते हुए आज खारिज कर दी। सरकार ने पिछले 9 साल में लगभग 200 गीगावाट बिजली उत्पादन क्षमता जोड़ी है। केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने यह जानकारी देते हुए कहा कि आज भारत बिजली की कमी वाले देश से पर्याप्त बिजली वाला देश बन गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के दिग्गज कंपनियों कोल इंडिया लिमिटेड और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। आरबीआई ने नियमों का उल्लंघन करने पर महाराष्ट्र के जयप्रकाश नारायण नगरी सहकारी बैंक बसंत नागर
का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। गौतम अडानी की पावर ट्रांसमिशन कंपनी अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड विदेशी बॉन्डों के प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए $400 मिलियन जुटा सकती है। टाटा कैपिटल पहली बार विदेश से रकम जुटाने पर विचार कर रही है और उसे उम्मीद है कि अगले वित्त वर्ष में वह ऑफशोर बॉन्ड या कर्ज के जरिए $75 करोड़ जुटा लेगी। सॉफ्ट बैंक ने पेटीएम में अपनी 2.17% हिस्सेदारी निकाल दी है। मुश्किलों से जूझ रही एडटेक फर्म बैजूस के फिर से नकदी किल्लत की चपेट में आने की आशंका गहरा गई है। इसका उसके दैनिक परिचालन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और 15,000 कर्मियों को वेतन भुगतान में समस्या आ सकती है। राष्ट्रीय कंपनी विधि पंचायत ने 27 फरवरी के अपने आदेश में बाइजू को निर्देश दिया कि उसे राइट्स इश्यू से जो पैसा मिला है उसे एस्क्रो खाते में रखें। प्राइमार्क और रिलायंस के बीच साझेदारी एक संयुक्त उद्यम या लाइसेंसिंग समझौते के माध्यम से हो सकती है। भारत के सबसे बड़े रिटेलर रिलायंस ने ब्रिटिश फैशन रिटेलर प्राइमार्क के साथ बातचीत शुरू की है। कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 2% पर चढ़ गया। रिलायंस ने डिज्नी के साथ एक जॉइंट वेंचर बनाने के लिए डील की है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में कल देर रात आग लगने से बहुत बड़ा हादसा हो गया। ढाका में 7 मंजिला रेस्तरां की इमारत में लगी भीषण आग में कम से कम 43 लोगों की झुलसकर मौत हो गई और कई दर्जनों लोग घायल हो गए। ढाका के बेली रोड के एक लोकप्रिय बिरयानी रेस्तरां में लगी आग तेजी से ऊपरी मंजिल तक फैल गई, जिससे कई लोग फंस गए। दमकल कर्मियों ने 2 घंटे में आग पर काबू पा लिया। वहीं अग्निशमन सेवा ने कहा कि उन्होंने 75 लोगों को जिंदा बचाया है। हुती विद्रोहियों ने दावा किया है कि वो अपने लाल सागर अभियानों को चौंकाने वाले सैन्य अभियान को जोड़ने जा रहा है। हुती विद्रोहियों ने नवंबर के मध्य से लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक शिपिंग के खिलाफ ड्रोन और मिसाइलें लॉन्च कर रखा है। गाजा में युद्ध विराम की कोशिशों के बीच इजराइल के हमले जारी हैं। फिलिस्तीनियों पर कल किए गए इजरायली हमले में 104 लोग मारे गए और 280 लोग घायल हो गए। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने हमले की कड़ी निंदा की है। मानवीय सहायता पहुंच रही संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां का कहना है कि हमले के चलते गाजा के लोगों तक सहायता पहुंचाना मुश्किल हो गया है। गाजा पट्टी में हमास इजराइल के संघर्ष के बीच जारी इजरायली हमलों में मरने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या 30,000 से अधिक हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमेरिका इस घटना की जांच कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह घटना युद्ध विराम पर बातचीत को और जटिल बनाएगी। फ्रांस की सीनेट ने महिलाओं के गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। इस प्रस्ताव के पक्ष में 267, वहीं विपक्ष में 50 वोट पड़े। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरन जेन पियरे ने कहा कि अमेरिका H-1B वीजा प्रक्रिया को बेहतर बनाने के काम कर रहा है और उन कानूनों पर काम कर रहे हैं जिसके जरिए कानूनी तरीके से विदेशी लोग अमेरिका के स्थायी निवासी बन सके। पिछले कई दिनों से प्रशिक्षु चिकित्सकों के हड़ताल होने के कारण दक्षिण कोरिया की स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। ट्रेनी डॉक्टर्स पर सरकार की चेतावनी का भी फिलहाल कोई असर होता नहीं दिख रहा है। असम की मेजबानी में पहली बार आयोजित चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का गुरुवार को समापन हो गया। समापन समारोह में स्थानीय कलाकारों की शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुति देखने को मिली। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी KIUG 2023 अष्टलक्ष्मी की ओवरऑल चैंपियन बनी। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पर रही, वहीं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को तीसरा स्थान मिला। लोकेश राहुल इंग्लैंड के खिलाफ धर्मशाला में होने वाले 5वें और आखिरी टेस्ट से बाहर हो गए हैं। लोकेश राहुल को पूरी तरह से फिट न होने के कारण 5वें टेस्ट के लिए नहीं चुना गया। जसप्रीत बुमराह धर्मशाला में होने वाले 5वें टेस्ट के लिए टीम के साथ जुड़ेंगे। बुमराह को रांची में खेले गए चौथे टेस्ट के लिए टीम से रिलीज किया गया है। वॉशिंगटन सुंदर को भारतीय दल से रिलीज कर दिया गया है। वे अपनी रणजी ट्रॉफी टीम तमिलनाडु के साथ जुड़ेंगे और मुंबई के खिलाफ सेमीफाइनल में खेलेंगे। मोहम्मद शमी ने 26 फरवरी को सर्जरी कराई थी। उनकी रिकवरी हो रही है और अब वे बेंगलुरु स्थित नेशनल क्रिकेट एकेडमी जाएंगे। शारजाह में 6 मार्च से शुरू होने जा रहे बधिर T20 क्रिकेट विश्व कप के लिए विभिन्न देशों की टीम अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। भारतीय बधिर क्रिकेट टीम भी इस प्रतियोगिता के लिए जमकर तैयारियां कर रही है।
फ्रांस के फुटबॉलर पॉल पोग्बा पर डोपिंग में लिप्त होने के चलते 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। यूवेंटस के सीजन के पहले मैच के बाद पोग्बा डोप टेस्ट में फेल हो गए। उत्तर कोरिया की महिला फुटबॉल टीम पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रही। जापान के खिलाफ मिली हार के बाद उत्तर कोरिया के कोच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो अपने आंसू नहीं रोक सके। कैमरून फुटबॉल संघ ने कोच रिगोबर्ट सॉन्ग के करार को आगे न बढ़ाने का फैसला किया है। सॉन्ग का टीम के साथ 2 साल का करार समाप्त हो चुका है। फॉर्मूला 1 टीम रेड बुल के बॉस क्रिस्टियन हॉर्नर को एक महिला कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार के आरोप के मामले में क्लीन चिट दे दी गई है। हालांकि महिला कर्मी के पास अपील करने का अधिकार है। दुबई में दुनिया की पहली जेट सूट रेस आयोजित की गई। इस रेस में 8 पायलट्स ने जेट सूट पहनकर दुबई हार्बर के पास प्रतिस्पर्धा की। किरण राव के डायरेक्शन में बनी फिल्म लापता लेडीज आज सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सुनील ग्रोवर एक बार फिर अपनी डार्क ह्यूमर सीरीज सनफ्लावर 2 आज OTT पर धमाल मचाने आएगी। रवि किशन की वेब सीरीज मामला लीगल है आज नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज। फिल्म आर्टिकल 370 ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई। फिल्म अब 100 करोड़ क्लब की ओर बढ़ रही है। इलियाना डिक्रूज और रणदीप हुड्डा की फिल्म तेरा क्या होगा लवली का ट्रेलर हुआ रिलीज। 8 मार्च को होगी फिल्म रिलीज। अभिनेता अनुपम खेर की फिल्म कागज 2 आज होगी रिलीज। संजय लीला भंसाली की फिल्म हीरा मंडी के सोलो पोस्टर्स भी रिलीज किए गए। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म फाइटर सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद अब OTT पर भी आने के लिए तैयार है। एक्ट्रेस तापसी पन्नू की फिल्म फिर आई हसीन दिलरुबा आज OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म मस्ती एक बार फिर से लोगों को हंसाने के लिए तैयार है। जल्द ही मस्ती 4 फिल्म आने वाली है, जिसमें एक बार फिर से दर्शकों को रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी की बेमिसाल जोड़ी नजर आएगी। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।